हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम होता दिसंबर 2022 को, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर याद करके जाने हैं। हमारे चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। आपको इसके बारे में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद को भारत में एक अग्रणी व्यक्ति माना जाता था, जिन्होंने समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार लाने की दिशा में काम किया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, अछूतों के प्रति दया, शैक्षिक सुधार, समाजवाद, महिला उत्थान और कई अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया और काम भी किया। 1886 में श्री रामकृष्ण का निधन हो गया था। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उन्होंने अपने सभी शिष्यों और सामाजिक सुधार कार्यों को स्वामी विवेकानंद के निर्देशन में छोड़ दिया। 1888 में उन्होंने भारत की प्रमुख धर्मार्थ संस्थाओं में से एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की मुख्य शिक्षाएं किसी भी प्रतिफल की परवाह किए बिना समाज सेवा, मानव जाति और प्रकृति के लिए बिना शर्त प्यार और सभी मनुष्यों, धर्मों, विभाजनों और संप्रदायों को समान आधार पर मानना था। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जिसका कोई अपना धर्म न हो। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वर्ण सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारत में नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, आदर्श नागरिकता के तत्व या गुण, इनके बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, आदर्श नागरिकता के तत्व या गुण कुछ इस प्रकार हैं। पहला यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य, यह भी आदर्श नागरिकता का एक गुण है। उच्च चरित्र, शिक्षित नागरिक, बुद्धिमान एवं आत्मसंयमी, परिश्रमशील, कर्तव्यपरायण, परोपकार, सहानुभूति और दया, आज्ञा पालन तथा अनुशासन, मताधिकार का उचित प्रयोग, देशभक्ति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो ये सभी आदर्श नागरिकता के गुण हो जाते हैं, आपको इन्हें याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका आंसर हो जाएगा, भारत की न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधानवाद को अमेरिकी संविधान निर्माताओं की अनेक मौलिक देन है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान निर्माताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य यह सौंपा गया है कि वह विधायिका तथा कार्यपालिका को नियंत्रित करे। अमेरिका में संविधान सर्वोपरि है, इसलिए वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करे और सर्वोच्च न्यायालय यह जांच करे कि वे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई कानून संघीय संविधान अथवा संयुक्त राज्य द्वारा की गई संधि के प्रतिकूल हो तथा कार्यपालिका के कार्य संविधान के प्रतिकूल हो, तो संघीय कार्यपालिका उसे अवैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण आपको लिखने हैं। संविधान के संघात्मक लक्षण इस प्रकार हैं। पहला यहाँ पर, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा है, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। तीसरा है, लिखित और कठोर संविधान। चौथा है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। पांचवा है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। और छठा है, दोहरी शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के ये सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आ जाता है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको 2 का आंसर देना होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। भारतीय संविधान के निर्माण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ पर सन 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान का मुख्य आधार सन 1935 का भारत शासन अधिनियम रहा है। भारत के संविधान में सन 1935 के अधिनियम की 200 धाराओं का प्रयोग ज्यों का त्यों किया गया है। इसलिए डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा है, भारतीय संविधान पर सन 1935 के अधिनियम का इतना प्रभाव है कि उसकी अधिकांश धाराओं को ज्यों का त्यों ही संविधान में रख लिया गया है। इस अधिनियम के प्रभाव को देखते हुए भारतीय संविधान को सन 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी या प्रतिलिपि कहा गया है। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। भारत के संविधान का निर्माण करने की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस तथ्य की पुष्टि इस आधार पर हो सकती है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। तीसरा स्रोत है यहाँ पर अमेरिका का संविधान। भारत के संविधान के निर्माण में अमेरिका के संविधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के मूलाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था आदि के लिए भारत का संविधान अमेरिका के संविधान का विशेष रूप से ऋणी है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को भी भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ही ग्रहण किया गया है। चौथा स्रोत है आयरलैंड का संविधान। भारत के संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन, राज्यसभा में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना आदि आयरलैंड के संविधान की देन है। इसके बाद है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के स्थान पर केंद्र में निहित है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में भी है। इसके अतिरिक्त कनाडा संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संघ के लिए भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची तथा केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले पारस्परिक विवादों का समाधान करने की प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान की संशोधन प्रणाली पर आधारित है। इसके बाद है जर्मनी का संविधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदत्त वे आपातकालीन शक्तियां जिनके आधार पर वह मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है सन 1919 के जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण की गई है। इसके बाद है जापान का संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव। भारत के वर्तमान संविधान पर नेहरू रिपोर्ट का भी पर्याप्त प्रभाव है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए 10 मूल कर्तव्यों, अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, को तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहला अंतर यहाँ पर मौलिक अधिकार न्याय योग्य है जबकि निदेशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। दूसरा अंतर हो जाता है यहाँ पर मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करते हैं। तो ये कुछ अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के कार्यों का स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है संसद के अधिनियम के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, पुराने निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर नए निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करना, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करके उनको सामान्य श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी में ले जाना, ये इसका पहला कार्य है। दूसरा है मतदान हेतु संपूर्ण राष्ट्र के मतदाताओं की निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर सूची तैयार करना। इनका यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि मतदान हेतु सभी पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करना। तीसरा है राष्ट्र में विद्यमान विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय
स्तर प्रदान करना भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन आयोग पंजीकृत तथा अपंजीकृत दलों की भी घोषणा करता है। राजनीतिक दलों को निर्वाचन लड़ने हेतु चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यदि निर्वाचन चिन्ह से संबंधित कोई विवाद है तो उसका समाधान करना। निर्वाचन चिन्ह आवंटन के अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडलों तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के साथ साथ उपचुनावों की भी व्यवस्था करना। चुनाव में यदि किसी कारणवश अनियमितताएं हो जाती है तो उनके विरुद्ध याचिकाओं को आमंत्रित करना और उनकी सुनवाई के लिए न्यायाधिकारियों की नियुक्ति करना। सातवां है चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय की जांच करना। लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचनों में निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना। पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को रद्द कर देना अथवा उसके कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश देना भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में तथा 192 अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में आयोग से परामर्श कर सकते हैं। आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार की जाती है, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है। आचार संहिता के पालन न करने वाले राजनीतिक दल की सदस्यता को आयोग समाप्त कर सकता है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। इन सब के अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देता रहेगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग को व्यापक अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अंतर्गत वह अपने कार्यों को संपन्न करता है। इसके बाद आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 3 का ही उत्तर देना होता है। तो आइए हम सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ, बाकी आपको ये खुद से ही तैयार करने हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जागृति यानी चेतना का क्या अर्थ है? भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की संरचना, शक्ति तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। 12 क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? लिखिए उसकी शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। तो यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से भी रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।